डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता तो ऐसी अवधारणाओं के रूप में अध्ययन की जाती हैं जिनके साथ अधिकार, नागरिकता, राज्य, अन्य अवधारणाएं भी संबद्ध हो जाती है। वस्तुतः सभी मानव समान हैं और प्राकृतिक रूप से समानता मानव को एक करती है। लेकिन जब यहाँ पर हम सभी मानव समान हैं फ्रेज़ का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारा पशु से तुलना की जाती है। सभी पशु समान हैं और सभी मानव समान हैं, अर्थात मानव अन्य जैविक प्रजातियों से भिन्न है लेकिन आपस में समान है। जब हम अगले पक्ष पर आते हैं तो हम व्यक्ति की बात करते हैं। क्या सभी व्यक्ति समान हैं? नहीं, सभी व्यक्ति भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि सबकी शारीरिक बनावट, भावनात्मक स्तर, बौद्धिक विश्लेषण की क्षमता, मनोवैज्ञानिक स्तर सबके अलग हैं। तो इसलिए मूलतः प्रकृति से सब व्यक्ति अलग हैं। लेकिन जब हम व्यक्ति और नागरिक के बीच में अंतर करते हैं तो यहाँ संदर्भ किसका आ जाता है? राज्य का। अर्थात राज्य के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। संदर्भ बदल गया तो राज्य की परिभाषा भी परिवर्तित हो गई और नागरिक की परिभाषा भी परिवर्तित हो गई। अब एक विशेष संदर्भ में बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि समानता सब व्यक्तियों को समान मानती है तो इसका अर्थ ये है किसी भी एक राज्य में या किसी भी अन्य राज्यों में जहाँ पर संविधान में विधि के द्वारा ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है, जिसमें सभी नागरिक बिना किसी जाति, धर्म, प्रजाति, समूह, वर्ण के भेदभाव के समान माने जाते हैं। अर्थात वहाँ पर संविधान में लिखित में सभी नागरिकों को समान माने जाने की व्यवस्था निहित होती है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि किस प्रकार की व्यवस्था में उनके समानता के अधिकार को संरक्षण दिया जाता है और किस प्रकार समानता के अधिकार का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें परिलक्षित होती हैं। पहली बात तो ये कि जब हम कह रहे हैं कि सभी नागरिक समान हैं तो विशेषाधिकारों का अंत कर दिया जाता है। विशेषाधिकारों के अंत से आशय है किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर या अपनी जाति, वर्ण, प्रजाति, समूह के आधार पर किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि सभी नागरिक राज्य के संविधान के समक्ष, विधि के समक्ष समान है। चूँकि सभी नागरिक समान हैं तो सभी नागरिकों को अवसरों की समानता प्रदान की जाएगी। अर्थात सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सभी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, सभी आलोचना कर सकते हैं, सभी अपना मत दे सकते हैं, सभी रचनात्मक कर्म कर सकते हैं, सभी अपने पसंद के कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। अर्थात अवसर सबके लिए समान होंगे। तो यहाँ दो मूल चीज़ें हुई समानता में। एक तो विशेषाधिकारों का अंत हो गया और दूसरा अवसरों की समानता हो गई। समानता किस प्रकार मिलती है? समानता के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको हम डिफाइन करते हैं 5 भागों में। कौन कौन सी समानताएं हैं? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और अवसरों की समानता। अवसर रोजगार हो सकता है, अवसर शिक्षा हो सकता है, अवसर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग, कुछ भी हो सकता है अवसर। तो अवसरों की समानता है। यह समाज एक वृहद संकल्पना है, बड़ा परिदृश्य है। समाज बहुत बड़े समूहों में सबसे बड़ा समूह है। समस्त संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था के प्रतीक के रूप में राज्य इसी समाज में होता है। तो समाज में सब नागरिक चूँकि समान हैं तो सभी नागरिकों को बिना किसी भेद के अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो ये जो अवसर उपलब्ध होंगे ये कैसे उपलब्ध होंगे? जब समाज में सभी नागरिकों को बराबर माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में इस प्रकार की समानताओं को वर्णित किया गया है, संरक्षित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, भारत में ये तीनों उदाहरण मैंने आपको स्पष्ट किए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका सीधा सा आशय ये है, चूँकि सभी मानव समान हैं, इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी को बिना किसी समूह, जाति, वर्ग, क्षेत्र के, प्रजाति, जाति के समान अवसर उपलब्ध होंगे। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ में इस आधार पर नहीं किया जाएगा। नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक समानताओं की पर्याय हैं। यहाँ पर नागरिक समानता से आशय है कि जितने भी नागरिक अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं, किसी नागरिक को मिले हुए हैं, जितनी भी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, मान लीजिए भ्रमण की है, अभिव्यक्ति की है, संगठन बनाने की है, समूह करने की है, प्रोटेस्ट करने की है, तो इनको बिना किसी भेदभाव के वह समान रूप से इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकता है। राजनीतिक समानताएं, राजनीतिक समानता का मतलब मूलतः नागरिक क्या करता है, सक्रिय रूप से उस राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी करता है जिसके द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो राजनीतिक स्तर पे जितनी भी गतिविधियां होती हैं, कार्यक्रम होंगे, ऐसे मामले होंगे जिनका संबंध राजनीति से होगा, राजनीतिक दलों से होगा, सरकार से होगा, राजनीतिक दलों में प्रतिनिधियों के निर्वाचन से होगा, किसी प्रतिनिधि को मत देने से होगा, चुनाव की प्रक्रियाओं से होगा, तो इन सब में समान रूप से सहभागिता करने का, भाग लेने का अधिकार है। विधिक रूप से यह अधिकार कैसे मिला? वयस्क मताधिकार के द्वारा, अर्थात जो भी 18 वर्ष की, भारत के संदर्भ में 18 वर्ष का कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। मताधिकार का मतलब सब समान रूप से 18 वर्ष के हो, चाहे कहीं उसका संबंध किसी से भी हो, वो अपने मत देने का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है, ऐसे प्रतिनिधियों को जो सरकार बनाते हैं। यहाँ हम तुलना कर सकते हैं इस संदर्भ में भारत कितना आधुनिक और दूरदृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देश में भी 1971 में जाकर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व महिलाओं को स्विट्जरलैंड में मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन और सभी अन्य देशों में, इंग्लैंड में, यूएसए में, इंडिया है, फ्रांस में वयस्क मताधिकार के आधार पर सहभागिता करता है राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्येक नागरिक। अगली समानता है आर्थिक समानता। सैद्धांतिक दृष्टि से इसका आशय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय को चुनने, अपनी आय करने, अर्न करने, लाभ कमाने में अवसरों की समानता प्राप्त होगी। ये एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। लेकिन जब हम इसको व्यवहारिक राजनीति से, व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत उस अवसर का प्रयोग किया जा रहा है। यदि आर्थिक समानता का हम प्रयोग समाजवादी व्यवस्था में करते हैं तो ये आर्थिक समानता को परिलक्षित करती है। लेकिन अगर हम पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी इस प्रतिस्पर्धा में, आर्थिक समानता या आर्थिक प्रतिस्पर्धा में जो भी योग्यता के आधार पर, श्रम के आधार पर, विनियोग के आधार पर, लाभ के आधार पर अधिक समय तक टिका रह सकता है, प्रतिस्पर्धा में लंबे समय तक लाभ कमाने की क्षमता अर्जित कर सकता है, तब वो आर्थिक समानता को प्राप्त करता है। अन्यथा वो उस पूंजीवादी जो तंत्र होता है उसमें अवसरों की समानता उसके लिए कम होती जाने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट समानता है अवसरों की समानता। जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा की समानता हो गई, स्वतंत्रताओं के प्रयोग की समानता हो गई। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश का अधिकारी है, तो ये एक शिक्षा की समानता हो जाती है, शिक्षण संस्था में समानता की अधिकारी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में आरटीआई की राइट टू एजुकेशन, मतलब यहाँ पर भी शिक्षा प्राप्त करने का 14 वर्ष तक के बालिकाओं को संदर्भ जो दिया गया वो उनको अवसर की समानता में परिलक्षित होता है। तो कहने का आशय ये, समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना स्वतंत्रता के समानता प्राप्त नहीं की जा सकती और बिना समानता के लिए दिए गए समस्त स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।